आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, प्रश्न बैंक से इस समय अध्ययन चल रहा है और पिछले 3 लेसन में हमने 3 चैप्टर कवर कर दिए हैं। वास्तविक संख्याएं, बहुपद और रेखीय समीकरण युग्म। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। इस चैप्टर से कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर वाले, और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है और प्रश्न बैंक के जितने सवाल हैं उन सब का अभ्यास कर लेना है। प्रश्न बैंक 2-3 दिन बाद आपके हाथ में पहुंच जाएगा। तो प्रश्न बैंक से देखें और हमारा ये लेक्चर भी देखें। तो इस तरह से आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगी। आइए आज का ये पाठ शुरू करते हैं। वर्ग समीकरण के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। अब इसको रिवीजन मान के हम चल रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि बहुत कुछ आप सीख चुके हैं, जानकारी है आपके पास। फिर भी थोड़ा सा भूमिका के तौर पर हम वर्ग समीकरण का सामान्य परिचय लेने की कोशिश करते हैं। वर्ग समीकरण का जो रूप होता है ax² + bx + c = 0। इसमें देखिए x की घात 2 है, अधिकतम घात क्या है x की 2 है, सिंगल घात का पद भी है और एक स्वतंत्र पद भी है। ये एक द्विघाती बहुपद है जिसको बराबर हम 0 कर देते हैं तो ये समीकरण बन जाता है। तो ये स्वरूप होता है। इसमें a जो अचर पद है वो x² का गुणांक है, जो b अचर पद है वो x का गुणांक है और c स्वतंत्र पद है। जब हम वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो इसके 2 मूल प्राप्त होते हैं। 2 मूल प्राप्त होते हैं जिनको हम अल्फ़ा बीटा से डिनोट करते हैं। जब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड कुछ इस तरह का आता है, x - अल्फ़ा x - बीटा टाइप का हम लिख सकते हैं। तो जब हम x - अल्फ़ा बराबर 0 करेंगे तो x का मान अल्फ़ा आएगा, x - बीटा बराबर 0 करेंगे तो x का मान बीटा आएगा। तो इस तरह से ये समीकरण के मूल कहलाते हैं। तो समीकरण को हल करने की 2 विधियां बताई गई हैं। एक गुणनखंड विधि होती है, दूसरी सूत्र विधि होती है। सूत्र कौन सा प्रयोग में लाते हैं? इसमें x का मान होता है -b + (√b² - 4ac / 2a। ये वर्ग समीकरण हल करने का आपका सूत्र हो जाता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे ये जो रूट के अंदर की राशि होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको विविक्त कर कहते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। विविक्त कर, या इसको अंग्रेजी में डिटर्मिनेटर कहते हैं, d से डिनोट करते हैं। तो d का मान क्या होता है? b² - 4ac। इसको डिटर्मिनेटर या विविक्त कर इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति इस मान पर निर्भर करती है, इसलिए इसको हम विविक्त कर या डिटर्मिनेटर कहते हैं। अब इस पर मूलों की प्रकृति कैसे निर्भर करती है, इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, जब d का मान 0 होता है या b² - 4ac का मान 0 होता है, उस स्थिति में
मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान समान आएगा। ये एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति, यदि d का मान 0 से अधिक हो, इसका मान 0 से अधिक हो। 0 से अधिक का मतलब धनात्मक संख्या, 0 से बड़ी संख्या मतलब धनात्मक संख्या। तो d का मान यदि धनात्मक संख्या मिले, यानी b² ऋण 4ac का मान 0 से अधिक हो, उस स्थिति में मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। अलग यानी भिन्न। अलग अलग यानी अल्फ़ा और बीटा का मान अलग अलग प्राप्त होगा, उसी को हम भिन्न कहते हैं। भिन्न का मतलब यहाँ 3/4 4/5 इससे अर्थ नहीं लगाना है। भिन्न का मतलब अलग अलग, यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों के मान अलग आएंगे। यदि डी का मान 0 से अधिक है, b² ऋण 4ac का मान 0 से अधिक है। 0 से अधिक मतलब धनात्मक संख्याएं, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं। तीसरी स्थिति इसमें बनती है यदि d का मान 0 से कम हो। d का मान 0 से कम होने का मतलब ऋणात्मक मान अगर प्राप्त हो, यानी b² ऋण 4ac को सरल करने के बाद अगर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है तो ये माना जाएगा कि 0 से कम है। ऐसी स्थिति में जो मूल होते हैं वो काल्पनिक नहीं होते, वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं। मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे इसका मतलब काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये अंडर रूट के अंदर की राशि है। अगर यहाँ ऋणात्मक आ जाता है तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता, ना वो धनात्मक संख्या ना ही ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक नहीं होता, इसलिए इस स्थिति में मूल काल्पनिक माने जाएंगे, और काल्पनिक मतलब वास्तविक नहीं। तो ये आपको तीनों स्थितियों को याद रखना होगा। बाद मूलों में संबंध, इस पर भी आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आपने बहुपद में पढ़ा है उसी तरह का संबंध इसमें भी होता है, क्योंकि ये जो मूल होते हैं वास्तव में इसके शून्यक ही होते हैं। अल्फ़ा और बीटा अगर हम x की जगह रखेंगे तो उसका मान शून्य आएगा, तो एक तरह से ये शून्यक ही हैं, जैसे आपने बहुपद में देखा था। तो यहाँ पर भी आप मूलों का योगफल निकालेंगे तो ये -b/a आएगा, और मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो c/a आएगा। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। कभी कभी इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछता है, तो 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है। अब आइए जो प्रश्न बैंक में प्रश्न दिए गए हैं, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होगा। अभी बताया है कि विविक्त कर का मान जब शून्य होता है तब मूल समान होते हैं, तो इसका उत्तर शून्य हो जाएगा, ए नंबर। दूसरा है समीकरण x² धन x ऋण 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब इसमें देखिए वर्ग समीकरण दिया है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू 0। मूलों की प्रकृति क्या होगी पूछ रहा है। तो जब तक हम विविक्त कर नहीं निकालेंगे तो मूलों की प्रकृति हम नहीं जान पाएंगे। तो विविक्त कर यानी हमको निकालना है b स्क्वायर ऋण 4ac। तो यहाँ b का मान क्या है 1 का वर्ग ऋण 4 गुणे a का मान भी 1 है, यहाँ देखिए गुणांक 1 है, और c का मान है ऋण 1 का वर्ग 1। यहाँ देखिए ऋण यहाँ भी है, ऋण यहाँ, तो धन हो जाएगा, और 4 1 कम 4, इस तरह से ये 5 आएगा। अब d का मान 5 आ रहा है, तो ये शून्य से अधिक है कि शून्य से कम? शून्य से अधिक है, धनात्मक संख्या है, इसलिए मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, वास्तविक और भिन्न। तीसरा प्रश्न है किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। द्विघात समीकरण इसको इसीलिए कहते हैं कि इसमें उच्चतम घात 2 होती है। तो इसका आंसर 2 होगा, बी नंबर। चौथा प्रश्न है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 का विविक्त कर क्या होता है। तो विविक्त कर b स्क्वायर ऋण 4ac होता है। तो ये सूत्र ही पूछ दिया इसमें, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। पांचवा है निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब देखिए इसमें 4 समीकरण दिए गए हैं, तो हमें चारों की जांच करनी पड़ेगी किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर धन 9x धन 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 5 बराबर 0। तीसरा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर धन x धन 2 बराबर 0। और चौथा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर धन 5x धन 8 बराबर 0। अब इसका विविक्त कर निकालिए। देखिए सूत्र आपके पास है b स्क्वायर ऋण 4ac, ये विविक्त कर का सूत्र है। तो अब मान रखते जाएंगे, इसका d क्या आएगा। देखिए b का मान क्या है 9, तो 9 का वर्ग ऋण 4 गुणे a का मान क्या है 1 और c का मान है 4। तो ये देखिए 9 9 81 ऋण 16, तो कितना आ जाएगा 65। इसका क्या आएगा b स्क्वायर यानी ऋण 4 का स्क्वायर ऋण 4 गुणे 1 गुणे 5, तो ऋण 4 का वर्ग 16 हुआ, ऋण 20, तो 16 ऋण 20 हो रहा है, यानी इसमें आ जाएगा ऋण 4। और तीसरे में अगर देखें तो इसमें b का मान है 1 का वर्ग ऋण 4 गुणे 1 है, a का मान भी और c का मान 2, तो ये 1 ऋण 4 दूनी 8, इसमें भी ऋण 7 आएगा। और इसमें अगर देखें तो 5 का वर्ग ऋण 4 गुणे a का मान 1, c का मान 8, तो 5 25 हो गया, ऋण 8 चौक 32, 25 ऋण 32। देखिए छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रही है, तो ऋणात्मक आएगा, ऋण 7। तो देखिए इसमें ऋणात्मक आ रहा है, इसमें ऋणात्मक आ रहा है, इसमें ऋणात्मक आ रहा है। इन तीनों में मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी काल्पनिक होंगे, यानी सिर्फ इसमें मूल, इस समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, क्योंकि d का मान, विविक्त कर का मान धनात्मक आ रहा है। तो इस तरह से आराम से इसको समझ के करिए।
छठवां प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² ऋण 7x धन 6 बराबर 0 के मूल होंगे। देखिए 2x² ऋण 7x धन 6 बराबर 0, ये समीकरण है। इसके मूल पूछ रहा है। कभी कभी इस तरह का प्रश्न भी आ जाएगा तो आपको रफ में हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद आपको उत्तर लिखना है। अगर आपको याद है, जैसे यही प्रश्न अगर आ जाता है तो अभी हल करेंगे तो याद हो जाएगा, तो याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यास करने का मतलब यही होता है कि हमारा काम कम हो जाए। तो इसको कैसे हल करेंगे? अगर हम गुणनखंड विधि से करते हैं, देखिए दोनों विधि से हम आपको समझा देते हैं। अगर गुणनखंड विधि से करते हैं तो क्या करते हैं, मध्य पद को तोड़ते हैं। जैसे बहुपद में शून्यक निकालने के लिए मध्य पद को तोड़ते थे। तो 6 दूनी 12, 12 के 2 हमें ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ें तो ऋण 7 आए, तो 4 3 7 होता है, यानी ऋण 4 और ऋण 3 अगर जोड़ेंगे तो ऋण 7 आएगा, और ऋण 4 और ऋण 3 का गुणा करेंगे तो धन 12 भी आ जाएगा। तो इसको हम ऋण 4x ऋण 3x लिख देते हैं। अब इसमें कामन लेंगे तो 2x कामन होगा, 2x कामन होगा तो 1x बचेगा ऋण, इसमें 2 दूनी 2 भर बचेगा क्योंकि x तो कॉमन हो गया। अब 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4। ये सब छोटी छोटी चीज़ें समझना है। इसमें ये ऋण है, ये धन है, तो हमको ऋण कॉमन लेना पड़ेगा। ऋण 3, जब ऋण 3 कॉमन ले लेंगे तो इसमें x बचेगा और इसका चिन्ह बदल जाएगा, ऋण 3 दूनी 6। अगर शंका हो कि गलत तो नहीं हो रहा है, गुणा करके आप देख लें कि ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए ऋण 3 का गुणा करेंगे x में तो ऋण 3x आ जाएगा, ऋण 3 का ऋण 2 में गुणा करेंगे, ऋण 3 का ऋण 2 में गुणा करेंगे तो धन 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा कॉमन लेना सही है। इसमें देखिए 2x का गुणा x में किए तो 2x² आएगा कि नहीं आएगा, 2x का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो ऋण 4x आ जाएगा। यानी हमारा उभयनिष्ठ लेना, कॉमन लेना सही है। अब इसमें x ऋण 2 x ऋण 2 एक भी है, दोनों में समान आना चाहिए, तब भी मान लें कि आपका उभयनिष्ठ लेना सही है। तो x ऋण 2 इसको एक कोष्ठक में, और जो बचे जैसे ये 2x ऋण 3 ये बराबर 0। अब इसको बराबर 0 कर दीजिए या इसको बराबर 0, तो इसमें x का मान क्या आ जाएगा 2, और इसमें x का मान 3/2 आएगा ना। ऋण 3 उधर जाएगा, धन 3 और फिर ये 2 में, तो 2 3/2 ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए अगर हम सूत्र विधि से करते हैं, ये आपका सूत्र होता है। इसमें आप मान रखे हैं ऋण, अब b का मान क्या है, देखिए ऋण तो ये सूत्र में है, ऋण आ गया, फिर आपको b का मान रखना है। तो b का मान क्या है यहाँ ऋण 7, ये ऋण 7 रखेंगे। जब भी यहाँ ऋण आए, b की जगह अगर ऋण आए तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ 2 ऋण टकराएंगे, एक ऋण ये सूत्र का है और एक ऋण ये b के मान का है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ अक्सर बच्चे गलत करते हैं। फिर धन ऋण b का स्क्वायर यानी ऋण 7 का स्क्वायर, ऋण 4 गुणे a का मान है 2, a का मान है 2 और c का मान है 6/2 गुणे 2, 2a 2 गुणे a का मान 2 है। तो इस तरह मान सही सही रख लीजिए, फिर सरल कर दीजिए। ये देखिए धन 7 हो जाएगा कि नहीं, ऋण ऋण धन, और यहाँ ऋण 7 का वर्ग 49 होगा,
वर्ग जब हम करते हैं तो ऋणात्मक संख्या का वर्ग करेंगे तब भी धन ही आएगा, क्योंकि ऋण का 2 बार गुणा होगा तो धन आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना है। यहाँ पे 4 दूनी 8, 6 48 होता है बटे 2 दूनी 4। तो इस तरह से 7 धन ऋण 49 में 48 घटाएंगे तो √1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, एक बार धन चिन्ह लेते हैं, तो जब धन आप लेंगे तो x का मान क्या आएगा, 7 धन 1 बटे 4 यानी 8 बटे 2, सॉरी यहाँ 4 है, 8 बटे 4, तो 4 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। और जब ऋण चिन्ह लेंगे तो 7 ऋण 1 बटे 4, 7 ऋण 1 6 हो गया, 6 बटे 4। अब 6 बटे 4 है तो इसको आप 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 बटे 2। तो देखिए 2 आ रहा है और 3 बटे 2 आ रहा है। तो चाहे आप सूत्र विधि से देख लें, चाहे गुणनखंड विधि से देख लें, दोनों स्थितियों में मान वही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 और 3 बटे 2, या 3 बटे 2, 2 क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें ए नंबर में दिया है 3 बटे 2, 2, तो सही आंसर ये हो जाएगा। तो इतने ये विकल्पी प्रश्न हैं। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद है बिंदी बिंदी समीकरण कहलाता है। तो ये द्विघात समीकरण कहलाता है, या आप वर्ग समीकरण कहलाता है लिख देंगे तब भी सही माना जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम खाली स्थान मूल होते हैं। कितने अधिकतम मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, ठीक है ना। 2 घाती है तो उसके अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, समीकरण x ऋण 3 इंटू x धन 4 बराबर 0 के मूल हैं। देखिए छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे तो गलत नहीं होगा। इसमें गुणनखंड करके दिया है x ऋण 3 और दूसरे में दिया है x धन 4 बराबर 0। गुणनखंड करके दिया है समीकरण। अब आपको बताना है कि x के मान क्या क्या होंगे। तो जब आप x ऋण 3 को बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, 3 आएगा। और जब x धन 4 को बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, ऋण 4 आएगा। यानी इसके मूल क्या होंगे, 3 और ऋण 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऋण 4। चौथा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हों तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होगा। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हों, मूल वास्तविक हों और समान भी हों, ये कब होता है, जब विविक्त कर का मान 0 हो जाता है, यानी d का मान 0 आता है। ये हो गया। पांचवा है, द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र है, यानी d बराबर, तो d बराबर क्या होगा, b² ऋण 4ac। तो इस तरह के बहुत सरल सरल प्रश्न हैं, इनको आप दोहरा लीजिए। इसके बाद सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है, एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं ना, तो ये सही कह रहा है। अगर 2 हो सकते हैं तो 1 से अधिक ही ना कहलाया, तो ये सत्य है। दूसरा है, समीकरण x इंटू x माइनस 1 बराबर 0 के मूल 0 और -1 होंगे। इसी तरह का प्रश्न है, x इंटू x प्लस 1 बराबर 0, सॉरी x इंटू x माइनस 1 है यहाँ पे। तो x बराबर 0 या
x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 0 ये मान हो ही गया, और इसमें क्या आएगा, धन 1 आएगा। x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 1। तो इसका सही आंसर होना चाहिए था 0 और 1, जबकि इसमें दिया है 0 और माइनस 1। इसका मतलब ये गलत कह रहा है, ये असत्य कथन हो जाएगा, असत्य। तीसरा समीकरण x स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे। कहता है कि x स्क्वायर धन 4x ऋण 4 बराबर 0, x स्क्वायर ऋण 4x है यहाँ पे, और यहाँ धन है, ऐसा है, इसके मूल समान होंगे कहता है। अब आपको देखना है कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। तो कैसे निर्णय करेंगे, इसका विविक्त कर निकाल के। इसका विविक्त कर क्या होगा, बी स्क्वायर यानी ऋण 4 का स्क्वायर ऋण 4ac, तो ये हो गया 16, ये हो गया 16 बराबर क्या आ रहा है, 0। विविक्त कर जब 0 आएगा तो मूल समान होंगे, यानी ये सही कह रहा है, ये सत्य है। चौथा है ax प्लस b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। ax प्लस b बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? इसमें x की घात 1 है, x की घात 2 नहीं है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये गलत कह रहा है, ये असत्य है। तो इस तरह से ये हो गया। एक शब्द में उत्तर देने के लिए भी आ सकता है, जैसे समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मान b स्क्वायर ऋण 4ac क्या कहलाता है। b स्क्वायर ऋण 4ac को हम विविक्त कर कहते हैं। दूसरा है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो उस समीकरण के लिए विविक्त कर का मान कितना होगा। तो अगर मूल वास्तविक और समान है तो विविक्त कर का मान 0 होगा। तीसरा है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। अगर विविक्त कर का मान ऋणात्मक है तो मूल अवास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। और चौथा है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो अगर मूल धनात्मक है, अगर विविक्त कर का मान धनात्मक है यानी 0 से बड़ा है तो उस स्थिति में मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे या अलग अलग होंगे। तो इस तरह से ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारे प्रश्न वही विविक्त कर के आसपास और मूलों की प्रकृति के आसपास निर्भर हैं। तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। इसके बाद कुछ इस टाइप के प्रश्न जो 3 नंबर के आएंगे, दीर्घ उत्तरी तो हम बहुत नहीं कह सकते, लेकिन ये लघु उत्तरी से थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आएगा 3 नंबर का। तो इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं उनको हम करवाएंगे। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, कहता है कि जांच कीजिए कि समीकरण x क्यूब्ड ऋण 4x स्क्वायर ऋण x धन 1 बराबर x ऋण 2 की घात 3 है यहाँ पे। द्विघात समीकरण है कि नहीं, जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब देखिए, अगर हम एक नज़र में इसको देखें तो यहाँ पर घात 3 है, उच्चतम घात क्या दिख रही है 3, और यहाँ भी देखिए घात 3 चढ़ा हुआ है। तो इसको भी खोलेंगे तो घात 3 का पद आएगा। तो एक नज़र में अगर ऊपर ही ऊपर देखें हम तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, लेकिन ऐसा
कहना गलत भी हो सकता है। बिना इसको सरल किए हम सही निर्णय नहीं ले सकते। तो इसको हम पहले सरल करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में सरल करने के लिए कुछ नहीं है, हम इसको क्या सरल करेंगे, ये तो सीधा सीधा यही आ जाएगा। यहाँ पर जो होल क्यूब्ड है इसको हम सरल कर सकते हैं। तो इसमें एक सूत्र लगेगा, आपने पढ़ा होगा 8वीं में 9वीं में पढ़ा होगा, ए ऋण बी का होल क्यूब्ड। ए ऋण बी का होल क्यूब्ड क्या होता है, इसमें सूत्र भी लिखा हुआ है, प्रस्तुत बैंक में आपको मिल जाएगा। ए माइनस बी का होल क्यूब्ड ये बराबर होता है ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड माइनस 3ab होता है इंटू ए माइनस बी। तो इसको अगर हम इस सूत्र से खोलेंगे तो पहले क्या आएगा, ए क्यूब्ड यानी यक्स का क्यूब्ड, फिर माइनस बी का क्यूब्ड यानी 2 का क्यूब्ड, फिर माइनस 3, ए की जगह यक्स है, बी की जगह 2 है, इंटू ए ऋण बी। ये अब फिर से लिखिए, यक्स क्यूब्ड ऋण 4 यक्स स्क्वायर ऋण यक्स धन 1 बराबर यक्स क्यूब्ड ऋण, यहाँ पर 2 का क्यूब्ड 8 आ जाएगा, ऋण देखिए 3 दूनी 6x, ये 6x हो गया और यक्स ऋण 2 यहाँ और है। देखिए यहाँ यक्स क्यूब्ड और यक्स क्यूब्ड दोनों तरफ है, इसको हम निरस्त कर सकते हैं। तो बचेगा क्या, अब देखिए ये ऋण 4x स्क्वायर ऋण यक्स धन 1, इधर क्या बचेगा ऋण 8 ऋण 6x का इसमें गुणा कर दें तो ऋण 6x स्क्वायर धन 12। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का पद यहाँ है, एक्स स्क्वायर का पद यहाँ है, इसको अगर हम बाईं तरफ लाएं तो ये 6x स्क्वायर धन हो जाएगा और ये माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे ऋण 6x का गुणा ऋण 2 में हुआ तो धन 12x आएगा, क्योंकि ये x है ना, तो ये इधर आया ऋण यक्स ऋण 12x और धन 1 धन 8, ये ऋण 8 इधर आया। इस तरह आप इसको सरल करेंगे, 6x स्क्वायर ऋण 4x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, और ऋण यक्स ऋण 12x ऋण 13x हो गया और धन 9 बराबर 0। अब बताइए ये क्या है, तो निश्चित रूप से ये एक वर्ग समीकरण है। तो यहाँ पर जो हम निर्णय लेने वाले थे कि ये त्रिघातीय समीकरण है, इसमें घात 3 है, वास्तव में ये जो 3 घात वाला पद था वो कट गया तो बचा सिर्फ 2 घात वाला पद, यानी उच्चतम घात 2 हो गई, यानी ये वर्ग समीकरण है। तो कभी कभी इस टाइप का भी प्रश्न आता है। इस तरह के 2 प्रश्न और दिए हैं, जैसे कहता है कि जांच करके बताइए कि 2x ऋण 1 इंटू यक्स ऋण 3 बराबर यक्स धन 5 इंटू यक्स ऋण 1। बताइए कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं है, या द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसका गुणा करें, इसका गुणा करें, सरल करें, देखें इसका गुणा करेंगे तो 2x का गुणा दोनों में होगा, 2x स्क्वायर ऋण 2 तिहाई 6x ऋण यक्स ऋण ऋण धन 1 3 का गुणा 3 आ गया, और इधर देखिए x का गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर ऋण यक्स, फिर 5 का गुणा होगा तो 5x
ऋण 5 एकम 5, ये हो गया। अब देखिए इसमें दो घातीय पद ही दिख रहा है, ये 2x², उसको इधर ला लीजिए -x², और यहाँ पर ऋण 6x ऋण x, ये ऋण 7x हो जाएगा, और इधर ऋण x और धन 5x, तो ये 4x न होगा, और इधर आएगा तो ऋण 4x, और ये धन 3 और उधर से ऋण 5 आ गया। तो कुछ इस तरह का ये बनेगा 2x² ऋण x² हो गया, ऋण 7x ऋण 4x ऋण 11x हो गया, और 5 3 8। देखिए ये समीकरण बन गया। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक वर्ग समीकरण है, तो कभी कभी इस टाइप का भी प्रश्न आ सकता है। और एक और देखते हैं, कहता है कि x धन 2 का होल क्यूब्ड बराबर है 2x इंटू x² - 1। जांच करके बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब यहाँ देखिए x धन 2 का होल क्यूब्ड, अभी हमने ऋण वाला सूत्र बताया था, धन वाला सूत्र क्या होता है, ये बराबर a³ धन b³ धन 3ab इंटू a धन b। इसमें धन धन होता है, अगर यहाँ a धन b का होल क्यूब्ड है तो यहाँ सब में धन धन होता है। पद उसी तरह के होते हैं लेकिन सब धनात्मक होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, x का क्यूब्ड धन 2 का क्यूब्ड धन 3 गुणे x गुणे 2 इंटू x धन 2, और इसका गुणा करेंगे तो 2x क्यूब्ड ऋण 2x। अब इसको सरल कर दें, x क्यूब्ड धन ये 8 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6x, 6x का गुणा x में होगा तो 6x², और 2 में गुणा होगा 6x का तो 12x। इसको इधर ला लीजिए -2x क्यूब्ड प्लस 2x बराबर 0। देखिए अब x क्यूब्ड यहाँ है -2x क्यूब्ड, तो क्या हो जाएगा -x क्यूब्ड, x क्यूब्ड -2x क्यूब्ड क्या हो जाएगा -x क्यूब्ड, 6x² और कहीं नहीं है, तो ये धन 6x², 12x और धन 2x, तो ये हो गया 14x बराबर 0। ऋण x क्यूब्ड धन 6x² धन 14x, और ये 8 छूट गया, धन 8 भी आएगा बराबर 0। अब देखिए ये क्या द्विघात समीकरण है, इसमें घात अधिकतम 3 आ रही है, इसलिए ये द्विघातीय समीकरण नहीं है बल्कि ये त्रिघातीय समीकरण है। तो इस तरह के प्रश्न सिर्फ 3 ही दिए हैं, तो इनको कर लीजिए। आज बस इतना ही करवाते हैं, आराम से करिए, समझ के करिए, और लिख लिख के अभ्यास करिए, अच्छी तैयारी हो जाएगी। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, अभी पर्याप्त समय है दोहराने के लिए। प्रश्न बैंक आपको मिल जाएगा जल्दी ही, स्कूल में पहुंच गया है, तो प्रश्न बैंक लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और जो भी आपको समस्या हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उन समस्याओं का निदान करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।